Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. हमारा अभी का टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. इसमें हम बात करेंगे कि भाई चोला एम्पायर में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड. चोला एम्पायर में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता था. सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स नोन एज उर. तो पेजेंट्स के सेटलमेंट को क्या कहा जाता था. उर कहा जाता था. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया है यहां पर. तो पेजेंट्स का सेटलमेंट का मतलब है कि जहां पेजेंट्स रहा करते थे उन बस्तियों को या ये कह लो उन एरिया को उर कहा जाता था. ठीक है, तो आपको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझाती हूं. देखो, पेजेंट्स कहां रहते थे. गांव में रहते थे. अलग अलग गांव में रहते थे. जैसे कि ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया. सो हर एक एरिया में पेजेंट्स के सेटलमेंट थे. ठीक है, तो पेजेंट के सेटलमेंट अलग अलग एरिया में थे एंड उन्हीं सब सेटलमेंट को उर कहा गया. तो पेजेंट्स के सेटलमेंट को क्या कहा गया. उर कहा गया. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना. पेजेंट्स बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर. पेजेंट्स काफी ज्यादा प्रॉस्परस होने लगे थे. रीजन क्या था. रीजन ये था कि चोला एम्पायर में एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने के लिए इरिगेशन की नई नई टेक्निक लेकर आ गए थे ये लोग. अब देखो, इरिगेशन अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर एक्सपैंड होगा. एग्रीकल्चर एक्सपैंड होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्ट होगा एंड वो रेवेन्यू जो है राजा की जेब में भी जाएगा एंड कुछ रेवेन्यू पेजेंट्स के पास भी रहेगा. तो ऐसा करते करते हुआ ये कि पेजेंट्स जो है वो धीरे धीरे प्रॉस्परस होने लगे थे चोला एम्पायर के अंडर में. ठीक है, ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू. अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि पेजेंट्स के अलग अलग सेटलमेंट को क्या कहा जाता था. उर कहा जाता था. जैसे कि ये हो गया उर, यहां पर पेजेंट्स का सेटलमेंट, यहां पर पेजेंट्स का सेटलमेंट. तो हर एक सेटलमेंट को उर कहा जाता था. अब ये जितने उर हैं, मतलब एक तरीके की ये गांव हो गई ना, तो ये सारे के सारे गांव या ये सारे के सारे उर एक साथ मिलकर एक लार्जर यूनिट बनाते हैं. तो इस लार्जर यूनिट को क्या कहा गया. नाडू कहा गया. ठीक है, तो ये सभी उर को मिलाकर एक लार्जर यूनिट बनती है जिसे क्या कहा गया. नाडू. द विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. तो अब इतने सारे गांव हो गए. ठीक है, इतने सारे गांव हो गए तो गांव में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किया जाएगा. तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था विलेज काउंसिल के द्वारा एंड नाडू के द्वारा. तो इसमें होता यह था कि विलेज काउंसिल एंड नाडू, इसमें जो मेंबर सेलेक्ट होते थे जो विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को संभालते थे, कार्यभार को संभालते थे, तो वो गांव में जस्टिस प्रोवाइड करते थे एंड टैक्सेस को कलेक्ट करते थे. ठीक है, अब आप यहां पर जानोगे कि नाडू जो है, नाडू एंड जो विलेज काउंसिल है, ये गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को संभालते थे, जस्टिस प्रोवाइड करते थे लोगों को, पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे. अब हम यहां पर ये जानेंगे कि इन नाडू के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन था. रिच पेजेंट्स ऑफ वेलाल कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू. रिच पेजेंट का मतलब वो किसान जो बहुत अमीर हो चुके थे. सो वेलाल कास्ट के वो किसान जो काफी रिच थे वो नाडू पर कंट्रोल रखते थे, नाडू के सभी काम पर कंट्रोल रखते थे. एंड ये जो रिच पेजेंट थे वेलाल कास्ट के, ये किसके अंडर काम करते थे. चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करते थे. ठीक है, तो अब आपको कैसे इसको ध्यान रखना है. अगर मैं आपको एक प्रॉपर चेन समझाऊं तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि पेजेंट्स के सेटलमेंट को उर कहा गया. बहुत सारे उर मिलकर जो है वो एक लार्जर यूनिट बनाते थे, तो क्या बन जाता था. नाडू. एंड बहुत सारे गांव पर कंट्रोल रखने के लिए नाडू एंड विलेज काउंसिल होते थे. एंड ये गांव से जो है जितने भी पेजेंट्स होते थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको जस्टिस प्रोवाइड करते थे. लेकिन नाडू के ऊपर मतलब ये जो बहुत सारे गांव हो गए ना, एंड इन गांव को जो कंट्रोल करते थे उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ रिच पेजेंट्स रखे हुए थे चोला गवर्नमेंट ने. एंड वो रिच पेजेंट कौन सी कास्ट के थे. वेलाल कास्ट के थे. ठीक है, ध्यान रखना.
अब जो पेजेंट्स रिच हो चुके थे एंड जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनको ना चोलास के राजा ने अच्छे अच्छे कुछ ऐसे टाइटल दिए रिस्पेक्ट के तौर पर, एंड उनको इंपॉर्टेंट ऑफिस भी दिए। ठीक है, क्या समझे यहां पर कि जो पेजेंट रिच लैंड ओनर्स बन गए थे, उनको ना चोला किंग ने कुछ टाइटल दिए। तो चोला किंग ने ये टाइटल्स उन पेजेंट्स को रिस्पेक्ट के तौर पर दिए थे। जैसे कि एक टाइटल है मुवेंद वेलन, ठीक है, दूसरा टाइटल है अरैयर। तो मुवेंद वेलन का मतलब वो पेजेंट, वो वेलन या पेजेंट जो 3 किंग को सर्व करते थे। तो ये क्या करते थे, 3 किंग के अंडर में जितना एरिया है वहां के पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करके टेम्पल में डोनेट कर देते थे। अरैयर जो थे वो चीफ थे। ठीक है, तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, मुवेंद वेलन एंड अरैयर ये टाइटल किसको दिए गए थे, रिच लैंड ओनर्स को दिए गए थे। एंड क्यों दिए गए थे, एक रिस्पेक्ट के तौर पर। इसके अलावा इनको टाइटल्स के अलावा इंपॉर्टेंट ऑफिस भी दिए गए सेंटर लेवल पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहां पर टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में बात करेंगे। इन सभी अलग अलग लैंड्स के बारे में हमें पता चलता है चोला इंस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले है वेलन वगाए। वेलन वगाए वो लैंड जो नॉन ब्राह्मण पेजेंट को दी जाती थी। ठीक है, नॉन ब्राह्मण पेजेंट को, वो किसान जो ब्राह्मण नहीं थे, उनको जो लैंड ग्रांट की जाती थी चोला किंग के द्वारा, उसे कहा जाता था वेलन वगाए। दूसरी है ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया इस तरीके की लैंड को कहा जाता था जो ब्राह्मण को दी जाती थी, सिर्फ ब्राह्मण को जो गिफ्ट में दी जाती थी। तीसरे टाइप की लैंड है शाल भोग। ये लैंड जो है किसको दी जाती थी, स्कूल को मेंटेन करने के लिए। एंड फोर्थ है देवदान। देवदान जो है ये लैंड गिफ्ट करी जाती थी टेम्पल में, डोनेट करी जाती थी टेम्पल के लिए। इसका एक और नाम है तिरुनमत्तुकनी। ठीक है, तिरुनमत्तुकनी। नेक्स्ट है पलीचंदम। पलीचंदम जो है ये लैंड डोनेट की जाती थी जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो यहां पर हमने 5 तरीके की जो है लैंड्स के बारे में जाना, एंड इन सब के बारे में विवरण कहां पर हमें मिलता है, चोलास के इंस्क्रिप्शन में। तो सबके नाम आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि चोला किंग के द्वारा ब्राह्मण्स को जो लैंड गिफ्ट करी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेया। एंड जो उन किसानों को लैंड दी जाती थी जो ब्राह्मण नहीं थे, उस लैंड को कहा जाता था वेलन वगाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में, चोलास के टाइम पीरियड में, चोला किंग ने ब्राह्मण्स को बहुत सारी लैंड ग्रांट की थी। एंड ऐसी लैंड जो ब्राह्मण को ग्रांट की जाती थी चोला किंग के द्वारा, उसे कहा गया ब्रह्मदेया। सो अब ब्राह्मण्स के पास बहुत सारी लैंड हो चुकी थी, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि काफी सारे ब्राह्मण्स का सेटलमेंट शुरू हो गया था कावेरी वैली के आसपास एंड साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी। अब ब्रह्मदेया जो है, ब्रह्मदेया मतलब वो लैंड जो ब्राह्मण्स को ग्रांट में दे दी जाती थी। तो हर एक ब्रह्मदेया को, मतलब हर एक लैंड को लुक आफ्टर किया जाता था एक असेंबली के द्वारा। असेंबली को सभा भी कहा जाता था। तो असेंबली या सभा, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। इसमें कौन मेंबर्स होते थे, इसमें सभी प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर होते थे जो ब्रह्मदेया का लुक आफ्टर करते थे। एंड ये जो असेंबली होती थी ब्राह्मण लैंड होल्डर की, ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करते थे, काफी कुशलता पूर्वक काम करते थे, क्योंकि जो भी ये निर्णय लेते थे ना, इनके हर एक डिसीजन को, हर एक निर्णय को इंस्क्रिप्शन में लिखवाया जाता था एंड टेम्पल की वॉल स्टोन पर भी लिखवाया जाता था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरीके से हमने ये जाना कि पेजेंट्स के सेटलमेंट को उर कहा जाता है, उसी तरीके से ट्रेडर्स के जो एसोसिएशन है उसे कहा जाता है नगरम। अब इसका मैं डिफरेंस बताती हूं कि इसको नगरम क्यों कहा जाता है, अब आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं पेजेंट्स लिख देती हूं, यहां पर मैं ट्रेडर्स लिख देती हूं। तो देखो, पेजेंट्स जो है ये गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो विलेज को उर कहा जाता है। ठीक है, तो पेजेंट्स का सेटलमेंट जो है वो गांव में होता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, उर कहते हैं।
वेयर एज अगर ट्रेडर्स की बात की जाए ना, तो ट्रेडर्स टाउन में काम करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ ना कि ट्रेडर्स के सारे वर्क टाउन में होते हैं, तो इसीलिए इनको नगरम कहा गया, इनके एसोसिएशन को, क्योंकि टाउन को ना हिंदी में नगर भी कहते हैं। ओके, ये डाउट अब क्लियर हो गया ना। तो अब इसको एक दो बार रिपीट करना इस चीज को, और फिर आपको समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये जानना आपके लिए जरूरी था। अब हमें कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिली है इस टाइम पीरियड की। इंस्क्रिप्शन कहां से मिली? हमें इंस्क्रिप्शन मिली उत्तर मेरूर से। उत्तर मेरूर में एक डिस्ट्रिक्ट है चिंगलेपुट, ठीक है, उत्तर मेरूर में एक डिस्ट्रिक्ट है चिंगलेपुट, जो कि है तमिलनाडु में। एंड यहां से एक इंस्क्रिप्शन मिली जिसमें यह बताया गया कि जो ये ब्राह्मण लैंड होल्डर थे, इनकी सभा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। तो सभा के जो है अलग अलग काम होते थे, जैसे कि एक सभा का काम ये होगा कि वो इरिगेशन वर्क को देखेंगे, एक सभा का काम गार्डन वर्क को देखना है, एक सभा का काम टेम्पल के काम को देखना है। तो इस तरीके से हर एक कमेटी के काम बटे हुए थे। लेकिन इस कमेटी के जो मेंबर्स होते थे उन्हें कैसे चुना कैसे जाता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी एलिजिबल मेंबर होते थे ना इन कमिटीज में, जो भी पार्टिसिपेट करते थे, उनके नाम स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ पर लिख दिए जाते थे। मतलब जैसे कि ये पाम लीफ ले ली, इस पर ऐसे ऐसे नाम लिख दिए, ठीक है, अलग अलग ऐसे पाम लीफ ले ली, उन पर जो है नाम लिख दिए गए। तो उन मेंबर्स के नाम लिखे जाते थे जो कमिटी में इलेक्शन के लिए खड़े होते थे। एक तरीके का इलेक्शन ही था ये। अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से। देखो यहां पर ये ऐसे वोट नहीं डालते थे, यहां पर बेसिकली इलेक्शन ऐसे था कि भाई इन पाम लीफ पर नाम लिखकर इन टिकट को फोल्ड करके एक मटके में या एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। एंड एक यंग बॉय को बुलाया जाता था एंड उस छोटे से बच्चे को कहा जाता था कि भाई इस अर्दन वेयर पोट में से, मतलब इस मटके में से आप टिकट निकालो। तो 1 बाय 1 वो टिकट निकालता था हर कमिटी के लिए। ये रैंडम सिलेक्शन होता था। क्या होता था? रैंडम सिलेक्शन। देखो कैसे कि ये हो गई एक पाम लीफ, ये दूसरी पाम लीफ, ये तीसरी पाम लीफ। जैसे कि यहां मैंने लिख दिया P, यहां मैंने लिख दिया G, यहां मैंने लिख दिया A। ये हो गया एक अर्दन पोट, ठीक है। इसके अंदर इन सभी पाम लीफ को फोल्ड करके डाल दिया जाता था, ठीक है। अब बच्चे को यह कहा जाता था कि इसमें से रैंडमली तुम पाम लीफ को निकालो, जिनको हम टिकट कह रहे हैं। तो उन टिकट पर नाम लिखे होते थे मेंबर्स के। तो हर कमेटी के लिए टिकट निकलवाई जाती थी, जिसका नाम निकलता था वो सेलेक्ट हो जाता था मेंबर के तौर पर, तो वो कमेटी का मेंबर बन जाता था। सिंपल। तो ये सिलेक्शन काफी रैंडम था, ठीक है। अब हमें चोलास के इंस्क्रिप्शन से यह भी पता चलता है कि मेंबर कौन कौन बन सकते थे कमेटी के। तो ये इंस्क्रिप्शन भी हमें कहां से मिलती है? उत्तर मेरूर से मिलती है। तो एलिजिबिलिटी देख लो एक बार। पहले क्या है? ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो दैट मीन्स कि भाई छोटे लोग जो हैं वो कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते थे, सिर्फ वही कमेटी के मेंबर बन सकते थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं एंड उनकी जमीनों से अगर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है तभी वो मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा ये था कि हर एक मेंबर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके पास अपने घर होने चाहिए। इसके अलावा एज का क्राइटेरिया भी था, उसकी एज 35 से 70 इयर्स के बीच की होनी चाहिए। एंड जो कमेटी का मेंबर बनना चाहता है उसके पास वेदास की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ब्राह्मण्स में से ये सिलेक्शन हो रहा है, तो ब्राह्मण्स के पास संस्कृत एंड वेद की नॉलेज नहीं होगी तो फिर बात क्या होगी। उस टाइम पर तो वेद की एंड संस्कृत की नॉलेज होनी ब्राह्मण्स के लिए जरूरी होती थी, ठीक है। इसके अलावा दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, कि जो भी कमेटी का मेंबर बनेगा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर सारे पता होने चाहिए एंड काफी ऑनेस्ट, काफी ईमानदार होने चाहिए। अब आगे बताया है कि किसका सिलेक्शन एज अ मेंबर कमेटी में नहीं हो सकता। अगर कोई पिछले 3 सालों से किसी कमेटी का मेंबर रहा है तो वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता।
इसके अलावा अगर किसी ने अपने खुद के अकाउंट एंड अपने रिलेटिव्स के अकाउंट सबमिट नहीं किए तो वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो अकाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है? अकाउंट का मतलब कि कितनी जमीन आपके पास है, उस जमीन में से कितना लैंड रेवेन्यू आप प्रोवाइड करते हो, ये सब अकाउंट का हिस्सा होता है। तो अगर आपको एज अ इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपने खुद के एंड अपने रिश्तेदारों के भी अकाउंट सबमिट करने होते थे। तो इस तरीके की जो एलिजिबिलिटी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। While inscription tell us about the king and powerful man, इंस्क्रिप्शन से हमें राजा के बारे में, पावरफुल पर्सन के बारे में पता चलता है, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो इस टाइम के ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन के बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, एक वर्क से ही पता चलता है, जो कि एक तमिल वर्क है एंड तमिल वर्क का नाम है पेरिया पुराणम। ठीक है, 12th सेंचुरी का तमिल वर्क है ये। अब आप ना इसमें से ये सब कुछ पढ़ोगे, ये किसी काम का नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एग्जाम में तो ये आएगा नहीं, बट यहां से एग्जाम में आ क्या सकता है वो बस मैं बता देती हूं। तो यहां पर आप देख रहे हो ये है पुलैया। पुलैया जो है बेसिकली इनको ना आउटकास्ट कर दिया था ब्राह्मण्स एंड वेलाल ने, एंड ये कह सकते हो आप पुलैयास जो थे ये मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी में रहते थे, मतलब ब्राह्मण एंड वेलाल से अलग रहते थे। ठीक है, तो इनके बारे में यहां पर बताया हुआ है। बस यहीं से क्वेश्चन आ सकता है और उस पैराग्राफ में से कहीं से क्वेश्चन फिर नहीं आएगा। अब चलिए चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना अंडर तांग डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी का रूल यहां पर लगभग 300 साल रहा था चाइना में। तो चाइना में तांग डायनेस्टी का अपना एम्पायर था एंड इनका रूलिंग पीरियड रहा था यहां पर कुछ लगभग 300 साल तक। इसकी कैपिटल थी शियान। शियान जो है वो लार्जेस्ट कैपिटल थी वर्ल्ड की, एंड यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स जैसे कि तुर्क, इरानियन, इंडियन, जापानीज, कोरियंस यहां पर शियान में आया करते थे। अब यहां आगे ये बताया है कि तांग डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर किस तरीके से लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। सो द तांग एम्पायर was administered by bureaucracy recruited through an examination। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए इनको एग्जाम देना पड़ता था। ये एग्जाम सभी के लिए ओपन था, मतलब कोई भी यहाँ पर एग्जाम देकर आ सकता था, लेकिन इसमें अपीयर होना जरूरी था। जो अपीयर करता था उनको सेलेक्ट कर लिया जाता था तांग एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा तांग एम्पायर में जो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न था ये 1911 तक चला, हालांकि इसमें छोटे छोटे कुछ कुछ चेंजेस होते रहे थे। अब आपको यहां बताना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना में जो ये तांग एम्पायर है इसमें क्या डिफरेंस है। देखो तांग एम्पायर में हमने देखा कि एग्जाम होता था, एग्जाम को अपीयर करना पड़ता था। वेयरएज हमने क्या पढ़ा यहां पर, हमने ये पढ़ा कि भाई टिकट तैयार की जाती थी, ठीक है, एंड टिकट पे नाम लिख दिए जाते थे उन सभी मेंबर्स के जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ मेंबर कमिटी के। तो अब उनके नाम को किस में डाल दिया जाता था, अर्दन पोर्ट्स में डाल दिया जाता था, एंड एक लड़के को ऐसे ही रैंडम बुला लिया जाता था एंड वो बच्चे को बोला जाता था कि भाई पोर्ट से ना नाम निकालो। तो वो जो जो नाम निकालता था हर एक कमिटी के लिए, जिनके नाम निकलते थे पाम लीफ पर, उन्हीं को कमिटी का मेंबर चुन लिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों के यूजर नेम, आईडी आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।